आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। जय जोहार, नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन हमर मयारू संस्कार धानी में और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भारी बारिश ने बरपाया कहर, ग्राम मोखला में घरों में भरा पानी। बारिश से घरों में हुआ जल भराव, आसपास के क्षेत्रों से टूटा संपर्क। विभागों में चल रहा पैसों का लेन देन, जिम्मेदारों ने कर रखी है आंखें बंद। रिश्वत के खेल से किसान, आम नागरिक हैं परेशान। आरोपियों ने नौकरी दिलाने के बहाने 75 लोगों से की ठगी। ठगी मामले में 2 आरोपी महाराष्ट्र के अमरावती से गिरफ्तार। शिक्षक देवेंद्र की आत्महत्या के बाद सामने आया ठगी का कांड। बारिश के बाद जिले में बाढ़ की स्थिति निर्मित, निचली इलाकों में पानी भरने से आवागमन बाधित। उप स्वास्थ्य केंद्र में भी भरा पानी। भारी बारिश ने कई घरों को किया प्रभावित। बाढ़ग्रस्त लोगों से मिलने पहुंचे विधायक। डॉक्टर रमन सिंह ने पीड़ितों का जाना हालचाल। जमहल परिसर में संगीतमय सुंदरकांड, कथावाचक पंडित गणेश मिश्रा ने दी शानदार प्रस्तुति। देर रात तक भक्तों की लगी रही भीड़। राजनांदगांव पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। गौड़ ब्राह्मण समाज के भवन का किया लोकार्पण। परशुराम भवन में हुआ कार्यक्रम। शिवनाथ नदी में आई बाढ़, बाढ़ के पानी में डूबे रिहायशी इलाके। एसडीआरएफ ने 12 लोगों को बचाया। जिला प्रशासन ने किया अलर्ट जारी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। शिवनाथ नदी में मोंगरा बैराज का पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से जलस्तर बढ़ गया है और शिवनाथ नदी उफान पर है। वहीं चंगोरी गांव में ईंट भट्टा पर काम करने वाले मजदूर और उनके परिवार बाढ़ में फंस चुके हैं, जिन्हें एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला है। बता दें, जिला प्रशासन ने शिवनाथ नदी तट के सभी गांव के लोगों को अलर्ट रहने की हिदायत दी है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जिला प्रशासन अपनी नजर बनाए हुए है। मिली जानकारी के अनुसार बाढ़ के पानी से घिर जाने के कारण कई गांवों से संपर्क टूट गए हैं। कई ग्रामीण अपने परिचितों के यहां आश्रय लेने पर मजबूर हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन पर आरोप लगाया है कि प्रशासन ने गांव में बाढ़ की स्थिति को लेकर कोई व्यवस्था नहीं की थी, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश भी है। पूरे प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है और भारी बारिश से जनजीवन काफी अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है, जिससे घर में रखी खाद्य सामग्री भी खराब हो रही है। गांव में घरों के अंदर पानी भर गया है, जिस कारण लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें, राजनांदगांव जिले से करीब 18 किलोमीटर दूर ग्राम मोखला में बाढ़ के पानी घुसने से ग्रामीण जन को बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश के चलते काफी नुकसान हुए हैं। कच्चे मकान ढह गए हैं और कई घरों में घुटने तक पानी भर गया है। बहुत परेशानी है। बाहर आए थे 9 बजे रात करके निकले हैं। सीधा आए लोग, लड़का मन है, नाती नतरा मन है, ते मन सब बाहर में है। गरु गाय मन सब बाहर में है। रहे बात तबलीग है, चौरदार सब डूब गए। मोखला में पानी भर गए, घर में घुस गए, गाँव में खाना पीना सब यह हो गए अस्त व्यस्त। गाँव में है करबो खाना पीना बनाए जगह नहीं है। लड़का मन धर धर के खड़े हैं, कहीं व्यवस्था नहीं है। घर मन में घुस घुस गए, आधा आधा दूरिया ले सब डूब गए है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूरे देश में गणपति की धूम है। जगह जगह गणपति की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं और भक्त उनकी सेवा भाव से पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। लेकिन राजनांदगांव में एक ऐसी जगह है जहां गणपति की प्रतिमा की जगह उनकी पुत्री संतोषी माता की प्रतिमा विराजमान की जाती है।
बता दें, मां संतोषी उत्सव समिति के द्वारा 49 सालों से ये परंपरा चली आ रही है, जिसमें पूरे मोहल्लेवासी दुर्गा चौक में गणेश उत्सव के समय 10 दिन के लिए संतोषी माता की 5 फीट ऊंची प्रतिमा को स्थापित करते हैं और सभी मिलकर उनकी पूजा अर्चना भी करते हैं। समिति के सदस्यों का ये कहना है कि 1996 से कार्तिक बाबा के द्वारा इस परंपरा की शुरुआत की गई और तब ये गणेश उत्सव में संतोषी मां को स्थापित करने की प्रथा चली आ रही है। देखिए, पूरे देश में गणेश चतुर्थी की धूम है। राजनांदगांव में हम मौजूद हैं और राजनांदगांव में जगह जगह गणपति की बड़ी सी प्रतिमाएं रखी गई हैं। 10 दिन गणेश जी का आवभगत होता है, स्वागत होता है, सेवा भक्ति होती है और 10 दिन बहुत धूमधाम रहती है। इस वक्त हम दुर्गा चौक में मौजूद हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर जो देवी माँ की आप प्रतिमाएं दिख रही हैं वो संतोषी माता है और इस चौक में कई वर्षों से गणेश उत्सव पर ये संतोषी माता की प्रतिमा रखी जाती है। समिति के कुछ सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ऐसा क्यों। सबसे पहले अपना नाम बताइए। अजय कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, पूरे शहर में जो है वो गणेश जी की प्रतिमा रखी गई है। ऐसा क्यों कि आप लोग संतोषी माँ की प्रतिमा रखते हैं? ये क्या है, 1976 से यहाँ पर एक होटल था कार्तिक बाबा का, उन्हीं के माध्यम से सबसे पहले शुरुआत हुआ। उसके बाद क्या है, मोहल्ले के जो रिक्शा वाले लोग हैं उन लोग साथ दिए। उसके बाद फिर मोहल्ले वाले जो अभी तक कंटिन्यू स्थापना कर रहे हैं। कितना साल हो गया है? 49 वर्ष। 49 वर्ष हो गया है। 49 वर्ष से लगातार आप लोग रखते आ रहे हैं? हाँ, कंटिन्यू रख रहे हैं। हमारे बड़े भी रख रहे थे, उसको अनवरत अभी कंटिन्यू 49 साल से रख रहे हैं। 1976 से स्थापित है मूर्ति। आपकी समिति का नाम क्या है? संतोषी माँ उत्सव समिति। संतोषी उत्सव समिति। माँ संतोषी उत्सव समिति में कितने सदस्य शामिल हैं? अब मोहल्ले के सभी लोग शामिल हैं, सदस्य हैं, सभी हैं। महिला पुरुष सभी शामिल, सभी लोग हैं। सभी लोग हाँ इकट्ठा हाँ रखते हैं। हाँ, जो बाहर से अपना जो ला के दे देते हैं उनको भी ले लेते हैं और फिर मोहल्ले के सहयोग से सब चल रहा है। क्या उद्देश्य है ऐसा कुछ कि लोगों को क्या संदेश देना है कि गणेश जी का जब उत्सव आता है तो आप संतोषी माँ की प्रतिमा रखते हैं? इसके पीछे कुछ खास वजह? ये क्या है, गणेश भगवान की पुत्री है, इसलिए ने पिता और पुत्री को एक साथ बैठाया जा सकता है, ऐसे बोलते हैं, मतलब बस वही है। अच्छा, ये मूर्ति कहाँ से बन कर आई है? ये भंवरमरा के पास बिज्जू पेंटर है, वो करीब 15-20 साल से अभी वही मैंने बना रहे हैं, उन्हीं के माध्यम से बन रहा है मूर्ति। और कितने फीट की है? ये लगभग 4 से 5 फीट है। 4-5 फीट की है। हाँ। और पूजा पाठ कैसे किया जाता है? क्या वो गणेश जी जैसे किया जाता है? नहीं, इनका पूजा पाठ बहुत थोड़ा कठिन है। इसमें क्या है, खटाई उड़ाई नहीं चलता, बिल्कुल चना गुड़ का प्रसाद ही चढ़ता है माता में, वो ही है। सेवा, शाम को सेवा भी होता है यहाँ पे, सेवा भजन होता है। सेवा भजन वगैरह होता है हर शाम को, पूरे जब तक रखेंगे वब तक। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मां संतोषी उत्सव समिति के सदस्यों द्वारा लगभग 49 साल से ऐसा किया जा रहा है। गणेश उत्सव पर संतोषी मां की प्रतिमा रखी जाती है और उनकी सेवा भाव से पूजा पाठ की जाती है। हमें लगा कि ये कुछ अलग है, आप तक इसको पहुंचाना चाहिए, इसको दिखाना चाहिए, इसलिए हमने ये स्टोरी कवरेज की। कैमरामैन महेश साहू के साथ मैं मानसी सोनी, इंडिया टाउन न्यूज़, राजनांदगांव। खबर संस्कार धानी से है। राजनांदगांव के परशुराम भवन में गौड़ ब्राह्मण समाज के भवन का लोकार्पण करने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव के मठपारा स्थित परशुराम भवन पहुंचे। राजनांदगांव पहुंचते ही कांग्रेसी समर्थकों ने फूल मालाओं से अपने नेता का स्वागत किया है। बता दें, राजनांदगांव पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सबसे पहले भगवान परशुराम की पूजा अर्चना की, फिर नवनिर्माण भवन का फीता काटकर और भवन का लोकार्पण किया। पत्रकारों से चर्चा के दौरान भूपेश बघेल ने कहा है कि पूर्व में हमारी सरकार थी, समाज के हित में गौड़ परशुराम भवन के लिए 20 लाख रुपए दिए गए थे, जिसका लोकार्पण आज किया गया है। आज राधा अष्टमी भी है और गौड़ ब्राह्मण समाज के द्वारा भवन का जो निर्माण किया गया, शासन से 20 लाख रुपये उपलब्ध कराए थे, हम लोगों ने जो दी थी भेंट मुलाकात कार्यक्रम के समय, वो आज पूर्ण हो गया। उसके उद्घाटन के अवसर पर राजनांदगांव आना हुआ। सभी गौड़ ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी और समाज के व्यक्तियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नवीन जिले के अंतर्गत छुई खदान के स्थानीय राजमहल परिसर में अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित गणेश मिश्रा ने रियासत के युवराज देवराज किशोर दास के जन्मदिन पर शानदार प्रस्तुति दी है। जन्मदिन पर संगीत पे सुंदरकांड पाठ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु कार्यक्रम में उपस्थित रहे। बता दें, पंडित मिश्रा ने हर चौपाई की व्याख्या सहित संगीत में प्रस्तुति दी, जिसको सुनने के लिए देर रात तक सभी भक्तजन कार्यक्रम में बने रहे। संगीत में सुंदरकांड पाठ के साथ ही पूरा राजमहल परिसर राम नाम से गूंज रहा था। कथावाचक पंडित गणेश मिश्रा के संगीत में सुंदरकांड पाठ के साथ ही श्री हनुमान चालीसा पाठ और भजन आरती उपरांत सभी लोगों के लिए विशाल भोग भंडारे का आयोजन किया गया। आज राजमहल छुईखदान में कुमार देवराज किशोर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सुंदरकांड का पाठ रखा गया है, जिसका लाभ सब उठाएं, जाकि भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे और आप अपनी जिंदगी में जो मनोकामना रखते हो वो पूरा हो। आप सबको जय श्री गोपाल। आज हमारे यहाँ मेरे जन्मदिन के अवसर पर आज हम लोग सुंदरकांड का पाठ रखे हैं, जिसमें हमारे कथावाचक हमारे गणेश मिश्रा जी महाराज जी राजनांदगांव से आए हैं और इनका पाठ सुनने के लिए आप सभी बहुत अच्छे से आप आइए आप लोग। और ये मेरे जन्मदिन के अवसर पर हुआ है और मैं चाहता हूँ कि सब अपने जन्मदिन को सुंदरकांड पाठ अपने जैसे अपने वर्षगांठ हो गया, शादी का वर्षगांठ हो गया, सबको अच्छे से सुंदरकांड पाठ भगवान का पूजा पाठ से मनाएं। सुंदरकांड पाठ आज हमारे राजा फैमिली में जन्मदिन की भी कहे जन्मदिन के उपलक्ष्य में 1873वां पाठ है आज छुईखदान में होने जा रहा है। और सुंदरकांड से संदेश सिर्फ इतना ही है, सुंदरकांड पढ़ना उतना जरूरी नहीं जितना सुंदरकांड बनना है। पर आजकल क्या सुंदरकांड पढ़ते हैं, सुंदरकांड पढ़ने से क्या है आपका जीवन सुंदर आपके जीवन की मनोकामनाएं पूर्ण होगी। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गोदग्राम से लगे हुए ग्राम धामनसरा हल्दी में बाढ़ग्रस्त लोगों से भेंट मुलाकात करने क्षेत्र के विधायक डॉक्टर रमन सिंह पहुंचे। आपको बता दें कि बीते दिनों की भारी बारिश ने लोगों के घर और किसानों के खेतों को तहस नहस कर दिया, वहीं लोगों का रहना खाना भी हराम हो गया। बता दें, उन्हीं बाढ़ प्रभावित लोगों से भेंट मुलाकात करने के लिए विधायक डॉक्टर रमन सिंह अपने समर्थकों सहित प्रशासनिक अधिकारियों, एसपी, कलेक्टर को लेकर बाढ़ से प्रभावित लोगों का हालचाल जानने पहुंचे। वहीं प्रशासन भी लोगों के लिए लगातार पीने के पानी और खाने के सामानों को भी मुहैया करा रहा है। अभी तत्काल आवश्यकता यह है 200-250 लोग के लिए खाने बनाने के लिए उनके पास घर है ना और उसकी व्यवस्था है। कलेक्टर भी है, एसपी भी है, जिला पंचायत के और बाकी सारे वरिष्ठ अधिकारी भी हैं, हमारे साथ भी सारे हमारे वरिष्ठ लोग भी हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि जब तक इनके व्यवस्था ना हो जाए 200, 250, 300 पैकेट या भोजन की व्यवस्था भी हो। और उसके बाद जैसे ही ये उतर जाता है पानी, तुरंत राजस्व के अधिकारी आके सर्वे करेंगे कि नुकसान कितना हुआ है, धान के डूबने से कितनी क्षति हुई है, आवास का कितना नुकसान हुआ है, जो कच्चे मकान गिर जाएंगे और उनके यहाँ और कुछ नुकसान हुआ है, उसके बारे में राजस्व मैनुअल के आधार पे और अन्य मद से जो मदद हो सकता है उसको करने का प्रयास होगा। खबर बालोद से है, जहां जिले के खिलाड़ियों ने विवादों में घिरी रही जिला खेल अधिकारी प्राची ठाकुर को पद से हटाने की मांग की है, जिसके तहत सभी खिलाड़ियों ने अपनी मांग लेकर कलेक्टर से मुलाकात की। दरअसल जिले के कूड़ो एसोसिएशन के खेल अधिकारी प्राची ठाकुर पर आरोप लगाते हुए कहा है कि प्राची ठाकुर से बार बार मुलाकात करने के बाद भी वे खिलाड़ियों को अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दे रही हैं, जिसके लिए खिलाड़ियों को भटकना पड़ रहा है। दर्जन भर से अधिक खिलाड़ियों ने कलेक्टर से मुलाकात कर जिला खेल अधिकारी प्राची ठाकुर को हटाकर उनके जगह पर किसी दूसरे अनुभवी अधिकारी को खेल अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपने की मांग की है। हमारी मांगे हैं अनापत्ति प्रमाण पत्र, कूडो एसोसिएशन बालोद जिला में रजिस्ट्रेशन के लिए। जब तक इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं होगा हमारे जिले में, हमारे बालोद जिले के बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। जब हम नेशनल खेलने जाएंगे तो हमको
ये पूछा जाएगा कि यहाँ जिले में रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, और जब हम बोलेंगे कि हमारे जिले में रजिस्ट्रेशन नहीं है करके, तो हमारा जो एफिलिएशन लेटर है वो हमारा रद्द हो जाएगा, हम आगे नहीं खेल पाएंगे। हम लोग के पास टोटल बालोद डिस्ट्रिक्ट में 80 प्लेयर हैं और अनापत्ति पत्र प्रमाण पत्र नहीं मिल पाने की वजह से हम आगे नहीं खेल पाएंगे। तो मैं प्राची मैडम से निवेदन करता हूं कि हमें जल्द अनापत्ति प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। कितने बार किया? हमने 6-7 बार आ गए, वेट भी किया। मैडम हम लोग को आश्वासन देती है लेकिन अभी तक के लेटर में साइन नहीं की है, अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी ही नहीं किए गए। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। पल पल बदलते राजनीति के मिजाज, प्रदेश की राजधानी रायपुर के साथ ही गरियाबंद, खमतरी, भाटापारा, महासमुंद और बलौदा बाजार की हलचल। क्या करने जा रही है सरकार? विपक्ष से किस बात पर तकरार? किसने किसको दी मात और किसने किसको पिलाया पानी? देखिए इंडिया टाउन न्यूज की खास पेशकश, राजधानी सरकारधानी, हर रात 7:30 बजे सिर्फ इंडिया टाउन न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चले बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लगातार बारिश के बाद जिले में बाढ़ की स्थिति बन गई है। जिले के सभी नदी नाले जलमग्न हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर रुक रुक कर मोगरा बैराज से लाखों क्यूसेक पानी शिवनाथ नदी में छोड़ने से शिवनाथ नदी भी उफान पर है। बता दें कि देवकर इलाके के सुरही नदी में आए पानी के कारण पंचायत और उप स्वास्थ्य केंद्र में भी पानी भर गया है, जिससे स्वास्थ्य सुविधाएं प्रभावित हो रही हैं। बेरला रोड अमोरा पुल के निचली इलाकों में पानी भर जाने के कारण आवागमन भी बाधित है। खबर बालोद से है, जहां जिले में शिक्षक की आत्महत्या और पूर्व वन मंत्री मोहम्मद अकबर के नाम पर 3.70 करोड़ रुपए के अधिक की ठगी मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को अमरावती से गिरफ्तार किया है। शिक्षक को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में सुसाइड नोट में मंत्री सहित 4 नामों में इन दोनों का नाम शामिल है। दरअसल बता दें कि पुलिस गिरफ्त में आए आरोपियों के खिलाफ 2 अलग अलग मामलों में अपराध दर्ज किए गए हैं, जहां पहला मामला बालोद जिले के डोंडी थाना के अंतर्गत ग्राम घोटिया निवासी शिक्षक देवेंद्र ठाकुर आत्महत्या का है, जिसमें आरोपियों पर शिक्षक को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। वहीं दूसरे मामले में आरोपियों ने पूर्व मंत्री को अपना मामा बताकर नौकरी लगवाने के नाम पर 75 लोगों से 3 करोड़ 70 लाख की ठगी की, जिसके तहत पुलिस ने 3 लोगों पर अपराध दर्ज कर न्यायालय में पेश किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। थाना डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव, सुकूल देहान क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम धनगांव में लोगों को डराने, धमकाने, उत्पात मचाने एवं गांव में शांति भंग करने वाले अनावेदक के विरुद्ध BNSS के तहत कार्यवाही कर इस्तगासा SDM न्यायालय पेश किया गया है। बता दें कि बदमाश टिकेश्वर कुमार बघेल द्वारा कुछ दिनों से उत्पात मचाने की शिकायत आ रही थी, साथ ही गांव की शांति भंग करने का भी आरोप है, जिसके बाद पुलिस चौकी सुकूल देहान के द्वारा बदमाश के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्यवाही की गई है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेसियों ने बढ़ती महंगाई और प्रदेश सरकार द्वारा बढ़ाए जा रहे सीमेंट के दामों पर प्रेस वार्ता की है। कांग्रेसियों ने कहा है कि भाजपा सरकार में जनता को लूटने की खुली छूट है। विष्णुदेव सरकार ने सीमेंट के दाम 50 प्रति बोरे पीछे बढ़ा दिए हैं। सीमेंट के दाम 260 से बढ़कर 310 रुपए प्रति बोरा हो गया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, यहां पर हर माह लगभग 30 लाख टन से अधिक सीमेंट का उत्पादन होता है। बता दें कि इस प्रेस वार्ता में कांग्रेसियों ने आगे कहा कि केंद्र की मोदी सरकार 28% का भारी भरकम जीएसटी लगा चुकी है। सीमेंट के दाम में वृद्धि से केवल निजी नहीं बल्कि सरकारी प्रोजेक्ट में भी लागत बढ़ जाएगी। पुल, पुलिया, बांध, सीसी रोड, भवन निर्माण कार्य भी प्रभावित होंगे। रियल एस्टेट सेक्टर में भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सीमेंट जो है मकान बनाने के लिए प्रमुख रॉ मटेरियल है और उनके वृद्धि होने से जो भी मकान जो भवन जो निर्माण कर रहे हैं उसमें उनकी बहुत ज़्यादा ही उस पर मार पड़ेंगे, क्योंकि 260 रुपये से उन्होंने बढ़ा के 50 रुपये बढ़ा के 310 रुपया वृद्धि एकाएक करने से इनका खमियाजा आम लोगों को पड़ेंगे ये दिखाई दे रहा है। सीमेंट के साथ साथ इन्होंने गिट्टी, रेत, सारे जो रॉ मटेरियल्स हैं सारे अनियंत्रित हो चुके हैं। 9 महीने की सरकार में जितने जो माफिया हैं, खनिज माफियाओं का, उनके द्वारा बेहताशा वृद्धि करके लोगों को सामान जो बेचे जा रहे हैं उनका हम सब लोग विरोध कर रहे हैं। 5 महीने बाद पंचायत के चुनाव छत्तीसगढ़ में होने वाले हैं। गांव की राजनीति और पंचायतों की राजनीति बहुत तेज हो गई है। पिछले सरपंचों के कामों को खराब और अवैध दिखाने के लिए सरपंच के विरोधी लोग लगे हुए हैं। राजनांदगांव खैरागढ़ रोड में स्थित गांव खैरझीटी के सचिव और सरपंच पर कार्यवाही करने की मांग को लेकर आज खैरझीटी ग्रामीण भारी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। बता दें, ग्रामवासियों का आरोप है कि गांव में जो सोलर प्लांट लगाया गया है उसके लिए बिना पंचायत की बैठक के सरपंच और सचिव द्वारा एनओसी दी गई है और शर्तों के अनुसार प्लांट में गांव के ही लोगों को काम में रखना चाहिए और 2-3 ही लोगों को काम पर रखा गया है। साथ ही साथ खैरझीटी के ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में जो 7 लाख की लागत से जो गौठान बनाया गया है, गौठान के निर्माण में काफी भ्रष्टाचार हुआ है। इस मामले को लेकर ग्रामीण आज कलेक्टर के पास पहुंचे थे और आवेदन भी दिया था। हमारी मांग यह है भैया कि हमारे गांव में इतना भ्रष्टाचार हुआ है, इतना गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य हुआ है सभी कार्यों में, उसकी जांच के लिए हम लोग आवेदन दिए थे 15 दिन पहले। फिर भी जिला प्रशासन, कलेक्टर, एसडीएम, सीओ इनके द्वारा कोई भी कार्रवाई किया नहीं जा रहा है और एसडीएम को ग्रामीणों के द्वारा बोला गया कि जल्द जाँच करवाओ। तो एसडीएम का बोले कि सरपंच और सचिव को पेशी के लिए हम लोग बुला लिए हैं। तो ग्रामीणों का जवाब था, ग्रामीणों ने पूछा उनसे कि बिना इंक्वायरी, बिना जांच के कैसे आप सरपंच सचिव को पेशी में बुला लिए। तो हम लोगों से, ग्रामीणों से रफ बात किया फ़ोन में कि टेलीफोन में आपका काम हो जाएगा क्या, आके मिलिए। तो एसडीएम ने हम सभी को मजबूर किया यहाँ आने के लिए। तो हम लोग एसडीएम कार्यालय भी हैं, लेकिन एसडीएम हमको सिर्फ गुमराह कर रहे, घुमा बस रहे हैं ग्रामीणों को। गांव में कलेक्टर महोदय को 10-15 दिन पहले से ही और इनके द्वारा तो 3 महीना पहले ही आवेदन लगा चुका है कि हमारे गांव में जो सोलर प्लांट लगा हुआ है उसमें बिना जानकारी के एनओसी दिया गया है। ग्राम पंचायत के बिना ग्राम सभा के वहां एनओसी दे दिया गया है और गांव वालों ने ये भी मान लिया है कि चलो जब एनओसी दे दिया है तो उसके लिए मांग रखे हैं, तो वो मांग को हमको पूरी करनी चाहिए। ये हमने गांव में बैठक रख के उनको उनसे मतलब चर्चा करे, तो वो चर्चा में उनका कहना है कि ये हमको कोई जानकारी नहीं है। इसका मतलब एनओसी उनको प्राप्त हुआ, आज प्लांट भी लग गया, लेकिन गांव वाले को तो कुछ मिला ही नहीं उसमें। आज क्या है कि खैरझीटी के जो ग्रामीण हैं, ये राजनांदगांव तहसील में आता है, वहाँ के ग्रामीण आए हैं और उनकी कुछ सरपंच और सचिवों को लेके उन्होंने शिकायत किया है कि वहाँ पे जो नाली निर्माण कार्य है वो मतलब ठीक से नहीं हुआ है। गौठान में जो तार फेंसिंग वगैरह जो होना था, शासन का पैसा आया था, ऐसा उनका कहना है, तो वो नहीं हुआ है। और स्कूल का बता रहे हैं वो कि स्कूल जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं तो वहाँ पे पानी वानी का थोड़ा प्रॉब्लम है, सीपेज वगैरह है, ये उनका कहना है। ऐसे प्रकार के उन्होंने, इस प्रकार से उन्होंने 8-9 रीज़न बताए हैं, समस्याएं बताई हैं और उनके निराकरण के लिए वो कलेक्टर सर से मिलने आज आए हुए हैं। तो
उन्होंने जो आवेदन दिया है, तो क्योंकि ये बहुत सारी विभागों, टावर का भी बता रहे हैं वो, क्रीड़ा का बता रहे हैं, तो बहुत सारी ये 8-9 समस्याओं से संबंधित आज उन्होंने आवेदन दिया है। तो इन आवेदनों को, क्योंकि ये बहुत सारे विभागों से रिलेटेड है, तो सारे विभागों से जानकारी लेने के बाद और फिर जो जांच है, ऑलरेडी उन लोगों ने एसडीएम साहब को आवेदन दिया हुआ है और उन्होंने भी उनको यही कहा है कि भाई आप जो आवेदन दिए हो उसमें जांच की जाएगी और जांच में जो सही पाया जाएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। रुक करते हैं बुलेटिन की अगली खबर की ओर। 5 साल सत्ता में कांग्रेस की सरकार रही है। विधानसभा चुनाव हुए और क्या परिणाम आए वो आपके सामने है। बीजेपी सत्ता में काबिज हुई, जहां एक तरफ कांग्रेस के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाली बीजेपी सरकार के सत्ता में आने के बाद लोगों की उम्मीदें जागी, वहीं दूसरी ओर हम ऐसा कह सकते हैं कि सरकारें आई और गई, लेकिन सिस्टम में कोई बदलाव नजर नहीं आया। ऐसा इसलिए कह रहे क्योंकि आए दिन भ्रष्टाचार के कई सारे मामले सामने आते रहते हैं। बिना पैसे से कोई काम ही नहीं होता, बिना रिश्वतखोरी के तो आजकल हर विभाग में अपना काम करवाना दांतों तले चने दबवाने जैसा हो गया है। जहां एक तरफ देश के मुखिया ये कहते हैं कि ना मैं खाऊंगा और ना ही खाने दूंगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आज भी विभागों में बैठे कई ऐसे जिम्मेदार हैं जो खाते भी हैं और खिलाते भी हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं रिश्वत की, पैसों के लेन देन की। जी हाँ, ताजा मामला डोंगरगढ़ के तहसील कार्यालय से आया है, जहां किसानों से किस तरह वसूली की जा रही है, इसका एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। हालांकि इस वीडियो में लेन देन की पुष्टि इंडिया टाउन न्यूज नहीं करता है। बता दें कि तहसील कार्यालय में डायवर्जन के नाम पर उच्चाधिकारियों को गुमराह कर उनके नाम से मोटी रकम ली जा रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बता दें कि किसानों और आम नागरिकों से अपनी स्वयं की भूमि पर अपना हक साबित करने, सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा जैसे कामों के लिए बड़ी रकम की मांग पटवारी आरआई द्वारा की जाती है। इससे साफ होता है कि राजस्व विभाग में बिना चंदा और रिश्वत के एक भी कागज इधर का उधर नहीं होता। साथ ही एक कलम चलाने मात्र के लिए आम नागरिक या किसानों को बड़ी रकम चुकानी पड़ती है। राजस्व अधिकारियों द्वारा पैसा मांगकर किसानों का काम हो पाता है। वहीं सूत्रों का तो ये भी कहना है कि यदि सही तरीके से राजस्व कर्मचारी के बैंक खातों की जांच की जाए तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये मामला यही नहीं थमता है। दूर अंचल से जो किसान आते हैं उन्हें तो और भी ज्यादा घुमाया जाता है। उनके काम को हमेशा टाल दिया जाता है और उनका काम नहीं हो पाता, जिससे किसानों या आम नागरिकों की परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं। प्रदेश में सरकार तो बदल गई, लेकिन नहीं बदल पाए तो बस यहाँ के हालात। साफ तौर पर इन पीड़ितों की परेशानियों को सुनकर ये लगता है कि रिश्वतखोरी या पैसों के लेन देन का खेल आज भी खुलेआम चल रहा है और जिम्मेदार बस अपनी आंखें मूंदे बैठे हुए हैं। पटवारी रिकॉर्ड में तो हेरा फेरी देखें, बहुत ज़्यादा हेरा फेरी। वन भूमि के जमीन भी किसी के नाम में करना, ककरो जोत कब्जा लिखाना, ककरो नक्शा में सुधार करना, ककरो कुछ करना, हेरा फेरी बहुत हुआ है हमारे गांव में। इसमें आरआई या फिर आरआई पटवारी सभी के दोनों के मिली भगत और तहसीलदार भी होंगे। आप लोग बता रहे थे कि उसमें तहसीलदार का हस्ताक्षर नहीं रहता। हाँ, वैसे बता रहे हैं हस्ताक्षर नहीं रहता, मनमानी करते हैं, यहीं से रजिस्ट्री भी कर लेते हैं, यही नाम दरअसल सब चीज हो जाता है यहीं। डोंगरगढ़ शहर की बात की जाए तो पीड़ित नागरिक किशोर परमार का ये कहना है कि डायवर्जन के लिए लोग भटक रहे हैं। पैसा दे दिया जाए तो काम शहर से ही हो जाता है और नहीं मिले तो नियम के तहत जिला भेज देते हैं। और तो और ऐसी भूमि जिसका कभी डायवर्जन नहीं हो सकता, लेकिन डोंगरगढ़ के नीचे मंदिर के पास की भूमि है, उसका राजनांदगांव राजस्व विभाग से डायवर्जन किया गया है, जो नियमों के मुताबिक गलत है। यहाँ के कार्यालय राजस्व विभाग के जो है एसडीएम साहब, वो डायवर्सन का एक बहुत बड़ा अंग होता है, लेकिन यहाँ पर ये देखा गया है कि इस खेल में अमोद प्रमोद की जगह को भी डायवर्सन किया जाता है और कहीं कहीं पर कृषि भूमि को भी छोटे टुकड़ों को किया जाता है। लेकिन जो सही है, जो 10-12 साल से जो रह रहे हैं, उनका अभी तक नहीं हो रहा है, क्योंकि फाइलें आगे बढ़ती नहीं हैं। यह मैं काफ़ी समय से परेशान हूँ और मैं कार्यालय का चक्कर भी काट चुका हूँ, राजनांदगांव के चक्कर भी काट चुका हूँ, लेकिन आज तक ये समझ में नहीं आया है कि ये राजस्व भूमि में जिन्होंने रजिस्ट्री कराई है उनका डायवर्सन क्यों नहीं हो रहा है।
तो वहीं भाजपा किसान मोर्चा के महामंत्री दिनेश निषाद ने बताया कि वे अपनी जमीन की मांग को पूरा कराने पिछले 1.5 साल से तहसील कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इसका कोई भी हल नहीं निकल पा रहा। मैं किसानों संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मेरे जैसे आज संगठन से जुड़े लोगों का 1.5 साल से यहाँ कागजात रुका हुआ है, आज तो काम नहीं हुआ है। और देखा जा रहा है कि तहसील ऑफिस में देखो, चाहे अनुभागीय अधिकारी में देखो, यहाँ बाबू लोग वर्षों से जमे हुए हैं, जो या तो फाइल को घुमा देते हैं या फाइल चोरी हो गया बोलते हैं, सीधा इनका सवाल जवाब रहता है। कुछ इसी तरह का मामला पीड़ित कृष्ण कुंभकार ने भी बताया है। उनका ये कहना है कि तहसील कार्यालय में बटांकन के लिए 7 महीने से आवेदन लगाया गया है, लेकिन काम अभी भी नहीं हुआ है। रजिस्ट्री में नक्शे के लिए 25,000 रुपए पटवारियों द्वारा निर्धारित किए गए हैं, जिससे तो ये साफ तौर पर साबित होता है कि किसी भी काम के लिए रकम चुकाना पड़ता ही है। नक्शा बटांकन के लिए आज लगभग 7 महीना हो चुका है, जो कि नक्शा बटान अभी तक नहीं हुआ है। और पैसे ऊपर पैसे, मतलब हर महीने में 20 दिन में पैसे ऊपर पैसे देते जा रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इन सब मामलों को देखने के बाद ये साफ है कि पैसों का लेन देन बड़े स्तर पर चल रहा है। देखा गया कि तहसील डोंगरगढ़ के एक पटवारी के खिलाफ शिकायत भी हुई, जिनकी जांच अभी जारी है। वहीं पूरे मामले में जब मनोज मरकाम अनुविभागीय अधिकारी राजस्व डोंगरगढ़ से बात की गई, तो उनका ये कहना था कि ऐसा कोई विषय नहीं है और न ही कोई शिकायत मिली है। शिकायत आने पर कार्यवाही की जाएगी। लेकिन अब ये सोचने वाली बात हो जाती है कि जब ये मामले हम तक पहुंच जाते हैं, मीडिया में आ जाते हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों को इसकी भनक क्यों नहीं लग पाती है। पटवारियों का नाम भी आ रहा है सर, उनसे कोई नामजद शिकायत हो मुझे तो उसमें कार्रवाई करेंगे, उनसे कोई नामजद शिकायत हो मुझे तो उसमें कार्रवाई करेंगे। लगातार पटवारियों पर पीड़ितों की बात न सुनने का आरोप लगता रहा है। इसलिए इंडिया टाउन न्यूज ने छत्तीसगढ़ पटवारी संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष भीषम ठाकुर से बात की है। तो उनका क्या कहना था कि जो आरोप लग रहे हैं वो निराधार है। पटवारियों पर आरोप जो लगाते हैं कि काम नहीं करता, वो निराधार है। पटवारी का बहुत सारे काम है, जिसमें सीमांकन, बंटवारा, आय, जाति, निवास, और सरकार को हम लोग लगातार कई संसाधनों की मांग कर रहे हैं। उसके संसाधन नहीं देने के बावजूद हम लोग अपने संसाधन से काम कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले पर प्रदेश महामंत्री भरत वर्मा से बात की गई, तो उन्होंने भ्रष्टाचार का हवाला देते हुए कहा कि अगर इस तरह के मामले उजागर होते हैं तो साफ तौर पर टोल फ्री नंबर पर शिकायत करें और भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने की बात भी कही गई है। क्योंकि भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस के हमारे घोषणा पत्र में भी हैं। हम तो आम आदमी से निवेदन करना चाहते हैं कि जो सरकार ने जो टोल फ्री नंबर दिए उसमें शिकायत करे, वो कार्रवाई होगा। और हम तो अधिकारी और कर्मचारी, मैं आज खुले मन से जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया हूँ। सवाल बस ये उठता है कि पार्टियां एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती हैं, लेकिन जब उस भ्रष्टाचार को खुद की सत्ता होते हुए खत्म करने की बात आती है तो वो क्यों नहीं हो पाता। बहरहाल आप देख चुके हैं कि किस तरह से पीड़ित किसानों ने अपनी आप बीती बताई है। वहीं अधिकारी शासन के पक्ष रखते हुए मामले को निराधार बता रहे हैं और छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश महामंत्री ने भी इस विषय पर अपनी बात रखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार की नीतियों की तारीफ की है और कहा है कि शिकायत पर गंभीरता पूर्वक कार्यवाही की जाएगी। लेकिन अब ये देखना होगा कि आखिर पीड़ित किसानों व जरूरतमंदों की समस्याओं से उन्हें कब छुटकारा मिल पाता है। तो आपने देखा कि किस तरह से भ्रष्टाचार को लेकर जो तहसील कार्यालय में बात हो रही है, पब्लिक जो है कहती है हमारा काम नहीं हो रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि हमको जो काम जो कराते हैं उसके बदले में वो रिश्वत की पैसे की मांग किया जाता है। वहीं जब पूरे इस मामले में जब हमने एसडीएम डोंगरगढ़ मनोज मरकाम से बात की तो उनका साफ कहना है कि इस तरह से कोई बात नहीं होता और लोगों का काम हो रहा है। आप खुद ही समझ सकते हैं कि किस तरह यहाँ काम हो रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री है भरत वर्मा, उन्होंने भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस बात को कबूल किया है कि वास्तविकता में यहाँ क्या चल रहा है और क्या होना चाहिए। सब वो जहाँ वो मुख्यमंत्री के रीति नीति सिद्धांतों की बात कर रहे हैं कि किस तरह से काम हो रहा है और बिल्कुल सही काम हो रहा है। लेकिन वो एक तरफ ये तक परेशान भी है कि लोगों तक उनकी शिकायत भी पहुँच रही है कि लोग किस तरह से यहाँ मतलब भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं। मैं सूर्य कुमार सिन्हा, इंडिया टाउन न्यूज़ डोंगरगढ़।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दुर्ग पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ संकल्प अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए गांजा कारोबारी को गिरफ्तार किया गया है। दुर्ग पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर एक व्यक्ति बोरी में रखकर गांजा भेजने की फिराक में था, जिसको भिलाई नगर थाने द्वारा तलाशी करने पर पकड़ा गया है। बता दें कि प्राप्त गांजे की कीमत तकरीबन 50,000 बताई जा रही है। पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही पुलिस द्वारा कबाड़ कारोबारी पर भी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से कबाड़ लाते हुए 3 व्यक्तियों को पकड़ा गया है, जिनके पास से कबाड़ के संबंध में उपयुक्त कागजात नहीं होने पर तीनों कबाड़ कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्राप्त कबाड़ की कीमत लगभग 50 लाख रुपए बताई गई है। इस पूरे मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर भिलाई सुखनंदन राठौर द्वारा पत्रकार वार्ता लेकर जानकारी दी गई है। जामुल थाना क्षेत्र में अवैध कबाड़ की सूचना पर एससीसीओ की टीम और जामुल थाना की टीम बना करके 2 कबाड़ियों के यहाँ छापेमारी कार्रवाई की गई थी, जिसमें दोनों के यहाँ से 5 वाहन में लोहा लदा हुआ पाया गया और उसको जब्ती कार्रवाई की गई है। कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 170 BNSS की कार्रवाई कर SDM के समक्ष पेश किया गया है। जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। गोदामों को दोनों सील किया गया है। उस प्रकरण में जो NDPS के प्रावधान है, प्रावधानों के तहत जो भी नशे की सामग्री है उसके अवैध व्यापार से जो भी चल अचल संपत्ति बनाई गई है उसको जब्त करने का प्रावधान है। उस प्रावधान के तहत कुल 8 गाड़ियों की जब्ती की गई है और संबंधित जो आरोपी हैं उनके बैंक अकाउंट में जो भी रकम है उसको उसकी सीलिंग की कार्रवाई संबंधित बैंक के माध्यम से कराई गई। और इसी के साथ हमारे खास बुलेटिन हमर मयारू संस्कार धानी में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, 1 साल बेमिसाल।